हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपके ग्रेजुएशन एंड आपके 12th सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड और आपका ये नीट जेई सबके लिए ही कंपलसरी चैप्टर है ये। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? इसमें हम लोगों ने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंडक्टेंस पढ़ा था हम लोगों ने इसमें, और हमने इसके थोड़ा बेसिक टर्म्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का आज हम अगला पोर्शन, अगला सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, एक तो हम लोग पढ़ेंगे आपका रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, सेकंड आपका हम पढ़ेंगे क्या इसमें कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर आपके हम पढ़ेंगे इसमें कंडक्टेंस, और हम पढ़ेंगे इसमें मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी हम इसमें बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और ये सारे टर्म्स जो हैं वो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ये टर्म्स अच्छे से आती हैं तो हम ईजिली सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ पर छोड़ा था? हम लोगों ने रेजिस्टेंस पर छोड़ा था, ठीक है, कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक, तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था फाइनली कि रेजिस्टेंस क्या है आपका, और उसी से हमने क्या डिफाइन किया था आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या आज? हाँ, लेकिन हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था और उसकी जो टर्म्स आई थी निकल कर हमारी रेजिस्टिविटी, वो हम आज फाइनल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका फार्मूला होता क्या है। तो बेसिकली हमने ओम्स लॉ से इसका फार्मूला निकाला था, फिर हमने इसको आगे ड्राइव किया था। तो हमारा क्या आया था? R इज इक्वल टू रो अपॉन एल ए, ठीक है। तो यही फार्मूला हमारा आया था। हम लोगों ने जब रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको हमने आगे कंटिन्यू किया, तो हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला ये आया था, जहाँ R क्या रेजिस्टेंस, L क्या है यहाँ पे किसी भी कंडक्टर का लेंथ, ये क्या है उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, और रो क्या है बेटा आपका? रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम रो से डिनोट करते। हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे लास्ट वीडियो में, क्लियर। फाइनली अब हमने इस रो की बात की थी कि भाई रो कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये रो क्या होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम रो के बारे में पढ़ेंगे कि रो को हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी भी कहते हैं और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो हम यही रो पढ़ने जा रहे हैं। अगर मुझे इस रो को पढ़ना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी? इस फार्मूले से भी स्टार्ट करूँगी। ये वाला जो फार्मूला होता है आपका रेजिस्टेंस का, इसमें जो रो होता है, इस रो को यहाँ पे ले लीजिए आप, यहाँ पे ले लिया रो, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा R इंटू ए, अपॉन में क्या आएगा इसमें बेटा? L आएगा। तो बेसिकली आपका ये वाला फार्मूला आ गया, ठीक है। ये वाला फार्मूला आ गया, किसका है फार्मूला? ये आपका रजिस्टिविटी का। देखिए रजिस्टेंस से क्या बना? रजिस्टिविटी बना, और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं। और ये हमने कहाँ से फाइंड किया? ये हमने रेजिस्टेंस के फार्मूले से फाइंड किया, रो, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों कहते हैं, ठीक है। तो यही बेटा हमारी होती है रेजिस्टिविटी रो। इसका फार्मूला क्या होता है? R इंटू ए अपॉन एल, क्लियर। अब बात आती है कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। तो हमने फार्मूला लिख लिया इसका, हमने इस रो को फाइंड कर लिया। अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे हम लोग? तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम इसको, अगर मैं किसी भी कंडक्टर का लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दूं, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तो फाइनली क्या बचेगा? रो इज इक्वल टू R बचेगा, क्लियर। तो वही इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या होगी बेटा? देखो, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, ठीक है, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का बात करेंगे यहाँ पे, ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए इसका? क्या बोलो? ये है इसकी लेंथ, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ
ठीक है बेटा, लेंथ हो गया आपका। अब फाइनली हमने क्या देखा, एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए कितना होना चाहिए, एरिया का स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका लेंथ हो गया बेटा, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा इसका बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 1 कर दे, इसको 1 कर दे, तो फाइनली क्या बचेगा हमारा, रो इज इक्वल टू आर। ये रो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे आर का। यानी कि तो फिर हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, यानी इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों एक ही बात है, इसको लिख सकते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, इन दोनों को एक ही बात है। तो इसको हमने फिर इस फार्मूले से फाइंड कर लिया कि अगर हम इस वाले फार्मूले में अगर लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दे और इसके एरिया को भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, तो फाइनली रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा आपका, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए, यानी कि आपको जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो आपके किसके इक्वल आ गया, आपके रेजिस्टेंस के। कब, जब आपने इसकी लेंथ और ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको 1 सेंटीमीटर इसको किया तब। ठीक है, देन फाइनली आपका क्या आ गया, ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई, डिफाइन एज द। तो जब रेजिस्टेंस जो होगा, कब, जो रेजिस्टेंस आप किसके इक्वल होगा, रो के इक्वल, कब होगा, जब ए अपॉन एल का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ये भी 1 हो जाए, तो फाइनली इसकी वैल्यू लगा दो बेटा, आर इंटू 1/1। तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, आर आ गया। तो हमने उसको डिफाइन कैसे दिया, देखो, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसकी डेफिनेशन होगी आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। क्लियर? अब इसका यूनिट क्या होगा, सबसे बड़ी बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी। तो बेसिकली आपको दिख रहा है सामने, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मैंने लगाया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी बेटा, ओम होती है, नहीं होती है, ओम होती है। ये आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। तो बेटा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, देन हमारा क्या बचा, ओम सेंटीमीटर। इनटू में आपका ओम सेंटीमीटर बच गया इसका यूनिट। भाई ओम तो इसका हो गया और इसका आपका 1 सेंटीमीटर रिमेनिंग में रह गया, तो 1 सेंटीमीटर रिमेनिंग में आपका मल्टीप्लाई में आ गया इसके साथ, देन आपका क्या बन गया, ओम सेंटीमीटर। किसका बना ये यूनिट आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट या रेजिस्टिविटी का यूनिट आपने फाइंड कर लिया इस फार्मूले से। तो स्टूडेंट ये तो हमारी बात थी किसकी, ये हमारी बात थी कि रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसका हम यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारा बेटा अगला टॉपिक इसमें आता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस की अगर हम बात करें बेटा, तो कंडक्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक इसमें क्या आएगा बेटा, कंडक्टेंस। तो देखो फाइनली कंडक्टेंस क्या होता है, जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। भाई रेजिस्टेंस क्या है कि करंट के फ्लो में आपका क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब एक बाधा क्रिएट हो रही है। ठीक है, और आपका कंडक्टेंस क्या होता है कि उसमें करंट इजीली पास हो रहा है। कहते हैं ना भाई, जो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो इजीली करंट को पास करा दे, और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं जो इजीली पास नहीं कराएं। तो कंडक्टेंस क्या होता है कि किसी चीज़ को, किसी कंडक्टर में से किसी, हम क्या मेजर करेंगे कि उसमें कितना इजी करंट पास हो सकता है, उसको जो हम मेजर करते हैं या उसको देखते हैं, वही हमारा कहलाता है कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है इसमें, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या बोला मैंने, जो किसी कंडक्टर में जब करंट का फ्लो होगा तो उसको इजीली, मतलब इजीली फ्लो हो जाए। भाई किसी कंडक्टर में अगर करंट इजीली फ्लो हो जाए तो उसको जो मेजर करेगा, भाई आपने कितना करंट फ्लो हुआ, कितना आपने मेजर किया, उसी मेजरमेंट को जो इजीली करंट आपका फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में पास हो रहा है, उसी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, मेजर ऑफ द
ईज मतलब आसानी से, मेजर ऑफ द ईज विद विच किसके साथ बेटा, विद विच करंट फ्लो, विद विच करंट फ्लो, ठीक है, विद विच करंट फ्लो थ्रो ए कंडक्टर। इज दैट क्लियर बेटा? ये इसकी डेफिनेशन हो गई, बहुत सिंपल इजी, कि भाई क्या होता है आपका कंडक्टेंस। तो आपने बोला कि कंडक्टेंस वो होता है जब किसी कंडक्टर में से इजीली करंट का फ्लो जो होता है उसको हम मेजरमेंट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस, राइट। अब बात आती है, चलो कंडक्टेंस हो गया ये, मैं फाइनली इसका फार्मूला क्या बनेगा। भाई ये तो आपने डेफिनेशन कर दी, इसको डिफाइन कर दिया, तो फाइनली इसको हम एक्सप्रेस किससे करेंगे। तो लिखो इट इज एक्सप्रेस्ड बाई जी, इसको हम जी से एक्सप्रेस करते हैं, राइट। और हमेशा याद रखना जो आपका जी होता है बेटा, जी हमेशा जो आपका होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो पीछे हम पढ़ के आए हैं रेजिस्टेंस यानी आर, उसका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कौन, आपका जी। तो हम लिखेंगे इसको जी इज इक्वल टू 1/r, इज द राइट। भाई ये इसका फॉर्मूला आ गया, जी इज इक्वल टू 1/r। जी क्या है आपका कंडक्टेंस, आर क्या रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है। और आपने फाइनली पढ़ रखा है कि जो आर होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे पढ़कर आए हो आप, आर इज इक्वल टू रो ला, रो एंड एल एंड ए, यानी कि रो ला हो गया, ठीक। तो आर की जगह क्या हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल करो, जी इज इक्वल टू 1/रो ला, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या ये L/A ऊपर जा सकता है, इसको ऊपर ले जाओ आप, ठीक है, 1/रो इंटू A/L, ऐसा कर सकते हो आप, आपने कर लिया, ठीक। ए ऊपर पहुंच गया, एल नीचे रह गया, ठीक है। आप इसको कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो, स्मॉल से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप कैपिटल से भी कर सकते हो, मैंने स्मॉल से किया है तो आप कैपिटल से कर सकते हो। L/A, L/A, L, और ए आपका कहाँ पहुंच गया बेटा, ऊपर पहुंच गया, A/L, 1/रो। अब देखो यहाँ पे आपको बात देखनी है, जो 1/रो है, 1/रो क्या है हमारा, यहाँ 1/रो को हम शो करेंगे किससे, इसे बोलते हैं के फॉर कापा, ये कापा को हम ऐसे बनाते हैं, और इनटू आपका बेटा यहाँ पे A/L ऐसे ही रहेगा। अब जो हमने यहाँ 1/रो शो किया, उसकी जगह हमने एक कांस्टेंट लगाया कापा, वो हमारा क्या जाना जाता है, इसको हम कहते हैं बेटा 1/रो, यानी कापा हमारा क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। यानी कंडक्टिविटी को हम जो किसे शो करेंगे, 1/रो से, ठीक। तो हमने यहाँ पे हमने एक नया टर्म्स पढ़ लिया, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी फाइनल क्या हुआ, जब आपने z इज इक्वल टू 1/r को फाइंड किया, तो फाइनली आपने इसमें क्या देखा कि r की जगह आपने क्या पुट किया, रो L/A, रोला ही पुट किया। फिर फाइनली a आपका ऊपर चला गया यहाँ पे, अपॉन से A/L हो गया, और फाइनली जो आपका यहाँ आपने पुट किया तो हमें 1/रो हो गया, और 1/रो को हमने क्या लिखा, के फॉर कापा, ठीक है। तो कापा इंटू A/L, ये हमारा हो गया कापा इंटू A/L, क्लियर। तो बेटा ये कापा क्या है यहाँ पे, ये तो ये कापा बन जाता है आपका यहाँ पे कापा इक्वल कंडक्टिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बन गया कंडक्टिविटी। तो आपने ये देख लिया कि कंडक्टिविटी होता क्या है, भाई कंडक्टिविटी आपका कापा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली कंडक्टिविटी का क्या आ गया आपका, मतलब क्या आपका डेरिवेशन, इसका क्या हमने ड्राइव किया, क्या फॉर्मूला आया, वो चीज़ हम ऊपर देखते हैं। कि हमने देखा कि फाइनली कंडक्टिविटी जो हमने यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देखा कि 1/रो को ही तो हमने कहा कंडक्टिविटी कापा, इट मीन्स क्या कि कापा इज इक्वल टू 1/रो हो गया हम लोगों का, ठीक है। 1/रो क्या होता है हमारा कापा, इसका मतलब इसकी जो डेफिनेशन हम देंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग देंगे, इसका फार्मूला होगा जो ये होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है आपका, ये रो, ये क्या है बेटा आपका
कापा क्या है? कंडक्टिविटी। क्लियर? ये हमारा कापा है। क्लियर बेटा? तो फाइनली आपने क्या देखा कि आपका अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कहते हैं कंडक्टिविटी या कापा, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। क्लियर बेटा? तो फाइनली आपने देखा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यानी इन्वर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? तो इसको डिफाइन को लिखो आप फटाफट। कैसे लिखेंगे हम इसको? देखो तो लिखते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स कुछ भी लिख सकते हो आप। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब इसको हम दोनों चीज कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी एक ही बात है। इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्लियर बेटा? तो हमें ये चीज लिखनी है, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्लियर बेटा? अब इसको हम डिफाइन कैसे और दे सकते हैं? कैसे? थोड़ा इसको और हम करना चाहें, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस की अगर बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन का हम कंडक्टेंस का 1 सेंटीमीटर उसका लेंथ ले लें, ठीक है, और उसका 1 सेंटीमीटर इसका एरिया, उसका सेक्शन ऑफ एरिया ले लें, तो हमारा जो इसका निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो हमने देख लिया कि भाई जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंट या रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होगा वो हमारा कापा यानी कि कंडक्टिविटी कहलाएगा, कंडक्टिविटी बन जाएगा। लेकिन एक बात बोलो, अगर जो यूनिट इसका होगा, भाई मुझे इसका यूनिट निकालना है, किसका? कापा का यूनिट निकालना है। आपसे कोई पूछे कि क्या यूनिट है आपका कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? भाई जो इसका यूनिट होगा, सही है ना? तो इसका यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? हमने पीछे फाइंड कर आए हैं। भाई रो क्या है आपका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट आपने पीछे फाइंड किया था, क्या आया था? ओम इंटू सेंटीमीटर। अब इसको आप जब ऊपर लेके जाओगे तो दोनों की पावर माइनस में जाएगी, माइनस में जाएगी तो क्या बनेगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि हमारे पास कंडक्टिविटी का भी यूनिट आ गया इस फॉर्मूले से। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि हम ऐसे इसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट पता है तो इसको हम इन्वर्स करेंगे, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो माइनस में चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कापा यानी कि कंडक्टिविटी की यूनिट हमारे पास आ जाएगी। तो क्या है बेटा आपकी यूनिट? कापा इज इक्वल टू ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों पावर माइनस में चली गई। तो ये तो बेटा बात हो गई हमारी कंडक्टिविटी की। क्या इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। क्या रो की जगह हम रो का वैल्यू नहीं लगा सकते? अगर रो की जगह रो का वैल्यू लगाओगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कहाँ पर? न्यूमेरिकल में। अगर न्यूमेरिकल में आपको लेंथ दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, मतलब न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली दे रखा है ये रो, तो अभी ये वाला फॉर्मूला लगाना। लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में आपसे कापा पूछ रहा है, कंडक्टिविटी पूछ रहा है, और आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है उस कंडक्टर का लेंथ यानी कि एल और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए। तो फिर आप यहाँ पर रो की जगह क्या लगाओगे? इसका फार्मूला। क्या फार्मूला लगाओगे? मैं भी दिखाती हूँ। देखो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इजली, आप लगा सकते हो ऐसे। देखो हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या होता है? रोला होता है, ठीक। अब फाइनली मुझे रो फाइंड करना है, तो ये हम मल्टीप्लाई में जाएगा, ये अपॉन में आएगा, तो क्या बनेगा हमारा? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल बन गया, है ना भाई? ए अपॉन एल बन गया, रो का वैल्यू भी आ गया। तो क्या ये वैल्यू हम रो का ये वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते? यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं रो का आर इंटू ए अपॉन एल वैल्यू यहाँ पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक। तो सिंपल सा है कि 1 अपॉन आर मिलेगा आपको, 1 अपॉन, और फाइनली ये एल कहाँ पहुंचेगा? आपका ऊपर पहुंचेगा अपॉन का। तो क्या बनेगा? के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन में इंटू ए, यानी एल अपॉन ए आ गया बेटा आपका, अब 1 अपॉन आर आ गया। तो फाइनली आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल सीधा सीधा दे रखा हो, आपको सीधा सीधा वहाँ पे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा हो,
तो आप इसको पुट कीजिए। अगर आपको नहीं दे रखा हो, आपको उसने एल और ए दे रखा है और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और आपसे कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, इस रो की जगह, ठीक है, इस रो की जगह आप क्या पुट करोगे, ये R इंटू ए अपॉन एल, इसको यहाँ पुट करोगे अपॉन में जाएगा, अपॉन का एल ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, देन क्या होगा आपका कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। ये बेटा हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर बेटा। फिर फाइनली हमने क्या देखा बेटा, हाँ अब ये तो बात हो गई हमारी कंडक्टिविटी की, ठीक है। अब कंडक्टिविटी तो हमने पढ़ लिया। अब ये हमने स्पेसिफिक किसी सॉल्यूशंस में, ठीक है, किसी सॉल्यूशंस में हमने किसी जरा सी सॉल्यूशन की अगर बात की तो वो आपकी कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है। और उसको हमने उसके पूरे सॉल्यूशन की, अगर पूरे सॉल्यूशन की बात करें और उस पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हमने मेज़र कर लिया मोल्स में, मोल्स पर लीटर, मोल्स में कर लिया, तो वो आपकी बन जाती है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब हम कंडक्टिविटी के बेस पर, ठीक है, अब हम कंडक्टिविटी के बेस पर ये हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स की कंडक्टिविटी। 2 टाइप्स की कौन कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, एक तो पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और एक हम पढ़ेंगे बेटा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इस समय, तो हमें पता चला, हमने ये देख लिया कि कंडक्टिविटी होता क्या है, कंडक्टिविटी हमने कैसे फाइंड किया, यहाँ से आपको निकल कर आ गया, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बल उसकी पुट करेंगे। अब कंडक्टिविटी आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक सेकंड आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मोल्स में, आप किसमें, मोल्स में डिफाइन करोगे, उसकी बात मोल्स में करोगे, तो वो उसकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। अगर हम उस कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को उसके इक्विवेलेंट में डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंट मतलब उसके नॉर्मलिटी में करेंगे, जस्ट वी कैन से कि हम उसको नॉर्मलिटी में फाइंड करेंगे, मोल्स की जगह मोल्स को नहीं लेकर हम उसको नॉर्मलिटी में फाइंड करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हमारा है इसका टाइप्स, किसका, कापा। कापा क्या है आपका, कंडक्टिविटी। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, सबसे इजी है आपका, ठीक। तो देखो बेटा टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, इसमें क्या होता है बेटा, ये 2 टाइप्स का होता है आपका। क्लियर। कौन कौन सा, फर्स्ट आपका है बेटा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। सेकंड कौन सा है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर बेटा, दोनों हो गए। अब देखो पहला वाला हमारा होता है मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा से नोट करते हैं बेटा, और मोल्स के लिए लैम्डा एम, ठीक है। इसको इक्विवेलेंट को हम लैम्डा से लेकिन ई क्यू दिखाएंगे सफिक्स में इसके, तो ये आपका लैम्डा ई क्यू हो गया। अब फाइनली हम पहले डिफाइन किसकी करेंगे बेटा, मोलर कंडक्टिविटी की। ये होता क्या है आखिर मोलर, तो मैंने आपको पहले बता दिया शॉर्ट में, यहाँ तो मैं उसका फॉर्मूला बताएंगे कि जब किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम लोग मोल्स पर लीटर में, मोल्स में मेजर करेंगे, तो वो उसकी कंडक्टिविटी हमारी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा, इसको हम एक्सप्रेस किससे करते हैं, तो लैम्डा एम से। क्लियर, लैम्डा एम हो गया। तो कैसे करेंगे इसको, देखो डिफाइंड एज सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर डिफाइंड एज किसी हम कंडक्टेंस की बात कर सकते हैं, डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, कोई भी कंडक्टेंस आपका है ना, एज द कंडक्टेंस, ठीक है बेटा, डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, अभी कंडक्टेंस होगा, तो हमने इसको डिफाइन कैसे किया, डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, ठीक। तो क्या होगा, कैप्ट, आपने उसमें रखा है क्या, आपने उसमें इलेक्ट्रोड, कोई सॉल्यूशन, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड हैं रखे हुए, ठीक है, तो कैप्ट बिटवीन, ठीक, विद 2 इलेक्ट्रोड के बीच, बिटवीन
द इलेक्ट्रोड, बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट यूनिट डिस्टेंस। भाई आपके पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में आपने दो इलेक्ट्रोड को रखा है, उन दोनों इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस है, जो उनको आपको रखा है, वो कितना यूनिट में है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितना है, यूनिट डिस्टेंस है, क्लियर, यूनिट डिस्टेंस apart and having cross section and having area of cross सेक्शन, ठीक है, जो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो लार्ज एनफ। आपको ऐसा रखना है कि उनको आपको इलेक्ट्रोड को ऐसे रखना है उस सॉल्यूशन के अंदर कि उनका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज एनफ टू accommodate, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपने देखा कि लार्ज एरिया होगा तो उतना ज़्यादा आपका उसमें क्या कंडक्टेंस फ्लो होगा ना, accommodate sufficient, ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, द कंटेंट्स। ये तो डेफिनेशन होगी काफ़ी बड़ी सी, लेकिन आप इस डेफिनेशन के साथ साथ आपको फार्मूला अगर याद आ गया तो आपको कुछ नहीं लर्न करना पड़ेगा। द सॉल्यूशन कंटेंट्स 1 मोल ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब इस डेफिनेशन को हम जरा समझेंगे, ठीक है। वही आपने कोई भी देखो, हमने क्या बात की थी, यहाँ हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात मोल्स के फॉर्म में करेंगे, सपोज दैट। अब इस चीज़ को हम समझेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा m से एक्सप्रेस करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। आप किसी भी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो क्या उसमें जो आपके दो इलेक्ट्रोड है, सपोज दैट आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। अब इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी हो सकता है, NaCl, AgNO3, KCl, कोई भी ले लो आप इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट आपको कितना लेना है, मोल्स के फॉर्म में लेना है, यानी कि 1 मोल लेना है। बात क्या हो रही है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी, यानी आपको मोल्स के फॉर्म में लेना है। तो आपने सपोज दैट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन तैयार किया, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड को लिया और उन 2 इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस को आपने कितना रखा, यूनिट डिस्टेंस, एंड हैविंग उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होना चाहिए, एनफ टू एकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम द सॉल्यूशन, जो उसका जितना उसका सफिशिएंट वॉल्यूम है जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, उस सफिशिएंट वॉल्यूम का, तो आपका कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने उसमें यूज किया है वो 1 मोल होना चाहिए। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। ये बेटा इसके डेफिनेशन में, इसको थ्योरेटिकल हमने लिख लिया, समझ लिया, इसकी डेफिनेशन होगी, इसको लैम्डा m से। अब इसको हम फार्मूले में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सिंपल है, अगर आपने इसका फार्मूला लर्न कर लिया तो आपको ये डेफिनेशन को कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। देखो फाइनली इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो इसका फार्मूला हमारा क्या होगा, लैम्डा m से इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। अब देखो लैम्डा m हमने कर दिया, प्लस आपके इसमें क्या है, कंडक्टिविटी की बात हो रही है ना भाई, कंडक्टिविटी उसकी तो क्या होगी हमारी कापा, ठीक। लेकिन कंडक्टिविटी किस में हो रही है, मोल्स के फॉर्म में, मोलर में। तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, मोल से। यहाँ मोल्स की बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ आप डायरेक्टली मोल्स लिख सकते हो, यहाँ आप सी भी लिख सकते हो, आप सी भी कर सकते हो, मतलब आप मोल्स की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हमने यहाँ पे एम लिख लिया, ठीक है बेटा। और फाइनली आपने देखा कि एम, अब इसमें रिलेशनशिप क्या होगा बेटा, अगर हम मोल्स पर लीटर की बात करें, सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम को 1 लीटर मेजर करें, 1 लीटर, तो लीटर में कितने होते हैं बेटा, 1000 ml होते हैं, तो ये अपॉन में जाएगा, तो क्या बनेगा, कापा इज इक्वल टू एम, ऊपर के जाएगा 1000। ये इसका फार्मूला आ गया, नहीं आ गया, बस आपको ये फार्मूला लर्न रखना है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, आप न्यूमेरिकल कर सकते हो इजीली। और इसको हम एम की जगह सी भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन सी इंटू 1000। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला। क्लियर? तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि आप किसी भी कंडक्टिविटी को या किसी कंडक्टेंस को, किसी भी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस में, कंडक्टिविटी क्या होती है, आपने अभी पढ़ा है कंडक्टिविटी कहाँ से बढ़ाया। देखो, जैसे रेजिस्टेंस से आपका आता है रेजिस्टिविटी, वैसे ही कंडक्टेंस से आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस से क्या आया, कंडक्टिविटी। क्लियर? तो हमने क्या डिफाइन किया, मोलर कंडक्टिविटी। तो हम क्या बोलेंगे, जब हम किसी कंडक्टेंस को किसी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करें कि उसके बीच में जो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस है वो यूनिट होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया NF ज़्यादा होना चाहिए, जो उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसके सफिशिएंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसके में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया है, जिसका सॉल्यूशन बनाया है, वो 1 मोल होना चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको लैम्डा एम से एक्सप्रेस करते हैं, और फाइनली इसका फॉर्मूला बना लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू एम। एम क्या है, मोल्स पर लीटर उसका, ठीक है, कंसंट्रेशन। भाई हमने सीधा यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लिख के, भाई बात तो वही है ना, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर, तो हमने सीधे लिख के हमने एम अपॉन लीटर लिख दिया, और लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, ये आप ऊपर चला गया, तो क्या बने फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन एम इंटू 1000। तो सी हो चाहे एम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा हमारा हो गया मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टाइप है इसका आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट अभी आपको पीछे बताया कि देखो मोल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो बनेगा मोलर कंडक्टिविटी, और अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वो बनेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि उसकी नॉर्मलिटी, अगर हम उसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को नॉर्मलिटी के फॉर्म में डिफाइन करें, तो नॉर्मलिटी के फॉर्म में डिफाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा हमारी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो उसमें हम डेफिनेशन देंगे उसका, बेटा फार्मूला क्या होगा, उसमें एम की जगह ना एन आ जाएगा, और कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा इसमें, देखो फाइनली अब वही चीज़ है बेटा, इसमें सेम वही चीज़ लेनी है, बस क्या करना है, इसमें आपको इक्विवेलेंट लेना है। यहाँ मोल्स की जगह जो बेटा आपने डेफिनेशन लिखाई है, मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी की अभी डेफिनेशन लिखाई है, उस डेफिनेशन में मोल्स की जगह आप इक्विवेलेंट कर देना, और कोई चेंजिंग नहीं करना है, सेम डेफिनेशन वही रहेगी। तो वो डेफिनेशन मैं आपको नहीं लिखा रही हूँ, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्टली क्या लिखूंगी बेटा, इसका मैं डायरेक्टली फार्मूला लिखूंगी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसको, फार्मूला। क्या है इसका फार्मूला, देखो फटाफट बेटा, लैम्डा ई क्यू से इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। और मैंने आपको बताया जहाँ इक्विवेलेंट की बात हो तो समझ जाना वहाँ नॉर्मलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या फार्मूला होगा, कापा अपॉन एन। यहाँ कापा अपॉन एम था, यहाँ मोल्स की बात हो रही थी, यहाँ इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मलिटी यानी एन की, एन क्या है आपकी नॉर्मलिटी। और आपको पता है कि एन का फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला होता है एम इंटू एन, ये भी तो होता है नॉर्मलिटी का फार्मूला, एम इंटू एन, ठीक है। जहाँ एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एच आइन या ओ एच आइन, किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ एच प्लस आइन या ओ एच नेगेटिव आइन, ठीक है। तो फाइनली हमने देखा, तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन, अगर हम सॉल्यूशन के आपका 1000 ml में बात करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा, आपका ऊपर मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा फार्मूला, लैम्डा इक्विवेलेंट कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी यानी कि एन,
ठीक है। अब बेसिकली नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल्स, ये चीज़ हमने यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। ये चीज़ आपने चैप्टर सॉल्यूशन जो है आपका क्लास 12th में, इस मतलब उसमें पढ़ा हुआ आपने सब कि नॉर्मलिटी क्या होती है। तो हम किसी भी जितने इक्विवेलेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी अगर किसी सॉल्यूशन के हम उसका अगर वॉल्यूम 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml, तो वो कहाँ चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में ऊपर 1000 अपॉन में n आएगा। तो आपको क्या याद रखना है बेटा कि नॉर्मलिटी और किसमें मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर m आएगा क्योंकि वहाँ मोल्स की बात हो रही है, और यहाँ पर आपका n आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मलिटी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के फॉर्मूले समझ में आ गए, और दोनों में क्या है कापा है, दोनों में 1000 है। तो इस पे आप करोगे न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, अब बेटा ये तो आपका पोर्शन हो गया टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, कंप्लीट हो गया आपका। इस पर न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हो इजीली। क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी, कि हम कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं फटाफट। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी हम कैसे पढ़ेंगे आज देखते हैं इसमें फटाफट। देखो कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे बेटा, फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, देखो कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी के लिए हमने अभी देखा था कि आपने पढ़ा कि कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, हम इसे कापा से नोट करते हैं, और ये हमेशा इन्वर्स होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने अभी पीछे लिखा था कि इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ये तो पढ़ा था, यानी कापा, तो 1/r लिख सकते हैं इसकी जगह, हम लिख लिया, ये तो पता है, हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं अभी जस्ट। ठीक है, लिख लिया। अब एक बात बोलो बेटा, हमने ये देखा कि 1/, अब हाँ एक मिनट, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका स्पेसिफिक यानी 1/ρ होता है, कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था 1/ρ, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी नहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि कापा इज इक्वल टू 1/ρ। कहने का मतलब है कि हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं कि रेजिस्टेंस, वो तो आपका कंडक्टेंस हो गया भाई, कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, यानी G इज इक्वल टू 1/r। अगर कंडक्टेंस किसका होता है, रेजिस्टेंस का, और कंडक्टिविटी किसका होता है, रेजिस्टिविटी का। मतलब दोनों का देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का G इज इक्वल टू 1/r, अभी पढ़ा था हमने, और हमारा कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब हम लोगों को कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है याद करने का, कि हम लोगों ने पढ़ा कि देखिए ऐसे हम लोग पढ़ा ना कि हमारा रेजिस्टेंस से क्या बना, रेजिस्टेंस से आपका बना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और आपका कंडक्टेंस से क्या बना, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी तो आपकी स्पेसिफिक की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कंडक्टेंस आपका रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स क्या, तो हमने क्या देखा, हमने भी देखा कि कंडक्टिविटी किसकी होती है आपकी, भी कंडक्टिविटी आपकी कंडक्टेंस से आई है, तो आपकी रेजिस्टेंस से क्या आई, रेजिस्टिविटी आई। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी कापा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/ρ के हो गया। ये इसकी एक्चुअल फार्मूला और डेफिनेशन हम यहाँ से बनाएंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो रो का फार्मूला क्या होता है बेटा, तो फाइनली रो का फार्मूला देखो, आप पीछे पढ़कर आए हो, कापा इज इक्वल टू, भाई हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू ρ। आपको कभी भी रो का फार्मूला याद करना है तो फाइनली फटाफट से आप लिख लो कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रोला होता है, रो इज इक्वल टू L/A, रोला होता है। तो फाइनली देखो कि यहाँ से मुझे रो फाइंड करना है, तो मैं इसको R के इंटू में A ले जाऊंगी, अपॉन में L ले आऊंगी, और इज इक्वल टू रो हो गया। मतलब मेरा रो का वैल्यू ये आ गया, R इंटू A/L, वो यहाँ पुट कर दो, अपॉन R इंटू A/L। क्लियर। अब ये बेटा ऊपर चला जाएगा आपका, भाई L अपॉन का ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। क्लियर। और अब आप पीछे पढ़कर आए हो बेटा
1/r किसके इक्वल होता है, मतलब रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है, अभी जस्ट पढ़कर आए हम लोग कंडक्टेंस यानी कि G। तो हमारा क्या बन गया, K इज इक्वल टू 1/r, किसका किसके इक्वल होता है, 1/r का मतलब ये G होगा, यहाँ पे G हो गया इनटू L/A। ये रिलेशन बेटा हमारे पास आ गया, कापा इज इक्वल टू G इंटू L/A। क्लियर। अब क्या हम ये नहीं कर सकते यहाँ पे, क्या देखो ये जो है L/A, देखो L/A क्या होता है ये, और देखो बेटा L/A बेटा आपका बन जाता है सेल कांस्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल आता है, और इसको हम G* से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको हम, G* से। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया G*। तो फाइनली आपने देखा कि G इज इक्वल टू L/A, L/A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट G*। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका यहाँ से, देखो K इज इक्वल टू G इंटू G*। ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया आपका, यानी कापा इज इक्वल टू G इंटू G*। G क्या है यहाँ पे, कंडक्टेंस, G* क्या है आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना था यहाँ पे। ठीक, तो फाइनली आपने क्या देखा, आप इसको ये भी छोड़ सकते हो, L/A को क्या आप L/A लिख लो G*, इसको 1/r रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या दोनों को ही लिख दो। तो यहाँ पर बेटा ये G क्या है, ये वाला, ये G है आपका कंडक्टेंस, पीछे पढ़कर आए हैं हम लोग। G* क्या है बेटा आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है बेटा, कापा क्या है तो बताइए आपको, कंडक्टिविटी। अब फाइनली आपको ये पता चल गया कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो आपने रिलेशन देख लिया तीनों में, आप इसमें न्यूमेरिकल कर सकते हो इजीली। तो आपने देखा कि अगर हम कंडक्टिविटी अगर हम फाइंड करते हैं, तो कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बेसिकली याद रखो कि कंडक्टिविटी आपकी रेजिस्टिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो कंडक्टिविटी किसकी होती है, 1/ρ की, और रो का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, रो R इंटू A/L। तो L कहाँ जाएगा आपका, R इंटू A/L, L आपका ऊपर चला गया। तो फाइनली L/A, ये हम जानते हैं कि 1/r रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंडक्टेंस G के। ये इसके जगह पे बेटा G आ गया, ये आपका L/A सेल कांस्टेंट हो गया, ये G* हो गया। तो फाइनली इसमें क्या रिलेशन आया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये तीनों में रिलेशन आ गया आपका, या आप इससे भी कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हो। यदि न्यूमेरिकल में आपके लिए कंडक्टेंस दे रखा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है, तो आप इजीली कंडक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हो, इन तीनों में रिलेशन आ गया। तो ये हम ऐसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बेटा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को आपको ये सारे फार्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक इतना पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टेंस, तीनों में रिलेशंस का फार्मूला आपके सामने आ गया। ये तीनों हमने पढ़ लिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब जो इसका थर्ड लेक्चर आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट जब हम कराएंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग का, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल। ठीक है, किस पे रिडक्शन होगा, किस पे ऑक्सीडेशन होगा, सेल होता क्या है, सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है, रिडक्शन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, थर्ड लेक्चर इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट, कोई क्वेरी कुछ भी हो, तो आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नीचे टाइप करके आप भेज दें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब क्लियर कर दूँगी, जो भी डाउट होगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टार्ट करना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे या फिर डैनियल सेल, जो भी पढ़ेंगे, फिर मतलब सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सारा बेसिक टर्म्स फिनिश हो गया, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, सब टोटल फिनिश हो गई। ये हमारी बेसिक टर्म्स थी, यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल आता है मोस्टली, इसीलिए आपको सारी टर्म्स कराई मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक इसी चैप्टर के न्यू टॉपिक के साथ।